दोस्तों तो फिर लेके आया हूँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2000। आप लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 या उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम यदि देने का प्लान बना रहे हैं या देने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण एनपीए को नियंत्रित करता है? यानी एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आईआरडीए, पीएफआरडीए, सीएजी और सेबी। आंसर है पीएफआरडीए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। पीएफआरडीए भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए नियामक है। पीएफआरडीए प्रणाली में विभिन्न माध्यमों के लिए जिम्मेदार जैसे कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन फंड कस्टोडियन और एनपीएसटी ट्रस्टी बैंक के रूप में कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? किराया, मिश्रित आय, पेंशन, अविभाजित लाभ। तो है पेंशन। राष्ट्रीय आय किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित सभी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अनुत्पादक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित आय इसमें शामिल नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पेंशन शामिल नहीं की जाती है। वह कौन सा मौद्रिक सिद्धांत है जो बताता है कि खराब पैसा अच्छाई को बाहर निकाल देता है? रोते दक्षता गुणक प्रभाव, मार्शल की कैंची, विश्लेषण, ग्रेसम का नियम। तो यह ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरा पैसा अच्छाई को बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए यदि कमोडिटी मनी के दो रूप प्रचलन में हैं जिन्हें कानून द्वारा समान अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है तो अधिक मूल्यवान वस्तु धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाएगी। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, जनता के साथ नगद रुपए या नगद। है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को कभी कभी स्मार्ट मनी माना जाता है क्योंकि वे भौतिक नकदी की आवश्यकता के बिना लेन देन को सक्षम करते हैं और ये एक सुविधाजनक तरीका भी है। यह प्लास्टिक मनी है जिसका उपयोग दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक स्थानों और पर उत्पादों और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक का मतलब ऋण नियंत्रक उपाय नहीं है? बैंक दर नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नकद असुरक्षित अनुपात या आरक्षित अनुपात, नैतिक अनुनय, नैतिक प्रलोभन। केंद्रीय बैंक कुल ऋण की राशि को विनियमित करने के लिए मात्रात्मक नियंत्रण का उपयोग करता है। मात्रात्मक तरीके हैं बैंक दर में हेरफेर, खुले बाजार के संचालन, नकद आरक्षण अनुपात में हेरफेर, रेपो और रिवर्स रेपो, संवैधानिक चलनिधि अनुपात में परिवर्तन, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्रवाई एक गुणात्मक विधि है। निम्नलिखित में किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी माना जाता है? रोजगार के तहत घर्षण बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। रोजगार के तहत प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ मौजूद होती है जहाँ श्रम बल का हिस्सा या तो बिना काम के रह जाता है या बेमानी तरीके से काम कर रहा होता है और श्रम की समग्र उत्पादकता बहुत कम होती है और श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये बेरोजगारी है जो कुल उत्पादन को प्रभाव नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भूमि उत्पादन का पहला कारक, श्रम उत्पादन का तीसरा कारक, श्रम उत्पादन का दूसरा कारक, सभी विकल्प सही हैं। श्रम उत्पादन का तीसरा कारक। अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। पूंजी उत्पादन का तीसरा कारक है। पूंजी से तात्पर्य उन उपकरणों और मशीनों से है जो उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। एक मांग वक्र निम्नलिखित में किस पर शिफ्ट नहीं होगा? जब केवल आय में परिवर्तन होता है, जब केवल स्थानापन्न उत्पादों की कीमतें बदलती हैं, जब विज्ञापन व्यय में परिवर्तन होता है, जब केवल वस्तु की कीमत बदलती है। तो है जब केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र एक निश्चित वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच संबंध को दर्शाने वाला ग्राफ है। वस्तु की कीमत में बदलाव से मांग वक्र के साथ साथ इसे स्थानांतरित किए बिना एक गति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? ए है परिकृष्ट पेट्रोल, बी है हीरा, सी चावल, डी एल्युमिनियम। तो यह है रिफाइंड पेट्रोल। यानी भारत के शीर्ष 5 निर्यात किए जाने वाले आइटम परिकृष्ट पेट्रोल, हीरा, चावल, एल्युमिनियम, चीनी हैं।
अगला क्वेश्चन है कृषि उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है माल परिवहन के लिए एमएसएमई की मदद करें। बी है हवाई जहाज़ के माध्यम से सस्ती माल ढुलाई की पेशकश करें। सी है लोगों को किफ़ायती हवाई परिवहन प्रदान करें। डी है किसानों को कृषि उपज के परिवहन में मदद करें। आंसर है डी, किसानों को कृषि उपज के परिवहन में मदद करें, यानी कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य यही है। केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत सरकार ने कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन और उत्पादन मूल्य में सुधार करने में मदद करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर पेश करना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय लघु जल विद्युत संयंत्र प्रबंधन का कार्य करता है। ए है बिजली मंत्रालय। बी है जल संसाधन मंत्रालय। सी है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। डी है कृषि मंत्रालय। तो सी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। एक छोटा जल विद्युत संयंत्र 25 मेगावाट से कम की क्षमता वाला एक बिजली संयंत्र है। यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारत की कोयला राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। रांची। बी है धनबाद। सी बोकारो। डी झारिया। तो है बी धनबाद। धनबाद में भारत की कुछ सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं और इसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। शहर 27.5 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ 120 कोयला खदानों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोनोली नहर किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु। बी केरल। सी कर्नाटक। डी आंध्र प्रदेश। है बी केरल। कोनोली नहर केरल के पश्चिमी तट नहर नेटवर्क का हिस्सा है। इसका निर्माण कोझिकोड से कोच्चि तक एक विशाल जलमार्ग बनाने के लिए तट के साथ नदियों और नालों को मिलाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजमार्गों द्वारा यातायात का कितना हिस्सा वहन किया जाता है। ये 40%। बी 50%। सी 60%। डी 45%। तो है 40%। भारत में नेशनल हाईवे यानी नेशनल एक्सप्रेसवे सहित कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। राजमार्ग एक्सप्रेसवे सभी सड़कों की लंबाई केवल कम से 1.1% लगभग 40% सड़क यातायात का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सही है। एक है एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार कर सकती है। एनबीएफसी दे सकती है खुदरा उपभोक्ताओं को कर्ज। एनबीएफसी सोने के बदले 25,000 से अधिक नकद उधार नहीं दे सकता। वे कंपनियां अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ए है 1 और 2। बी 3 और 4। सी 1 2 3। डी 1 2 3 4 यानी सभी सही। तो ये है 3 और 4 यानी एनबीएफसी सोने के बदले 25,000 से अधिक रुपये उधार नहीं दे सकते हैं। वे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। तो एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह था कि ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता। ये सोने के बदले 25,000 से अधिक नकद उधार रुपये नहीं दे सकते। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 और उससे रिलेटेड अन्य एग्जाम के लिए। आगे भी ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखें अंत तक और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।